तो अगर यूपी के चुनाव की तुलना महाभारत से करें तो काशी यानी कि वाराणसी आज कुरुक्षेत्र बन गया है। वाराणसी में आज एक साथ कई सियासी योद्धा आमने सामने दिखाई दिए। पीएम मोदी ने एक विशाल रोड शो किया और राहुल और अखिलेश की जोड़ी भी एक ही रथ पर सवार होकर रोड शो करने के लिए निकली। रही सही कसर मायावती ने चुनावी रैली के जरिए पूरी कर दी। ठाठों में ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया, ठाठों में ठाठ बना रसिया, ठाठों में ठाठ बना रसिया, ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया, रंग में भंगिया भंग में रंग बना रसिया, हाय बना रसिया। शिव की नगरी काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी की अपनी अलग ही खासियत है। काशी के मंदिर, गंगा के घाट, वाराणसी का पान और खान पान इस शहर को एक अलग ही पहचान देते हैं। काशी सियासी लिहाज से भी काफी खास है, क्योंकि यहीं से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब काशी सियासी दलों की साख का सवाल बन चुका है। सभी दल यहां से चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कदमों की थप 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 मैं धड़के दिल धक धक, तू दौड़ 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 तेरे पाँव पे चिपकी है सड़क। मेरे सुना पुआ दौड़ दौड़, मेरे गिला पुआ धन पुआ दौड़ दौड़, मेरे सुना पुआ दौड़ दौड़, मेरे गिला पुआ धन पुआ दौड़ दौड़। यूपी का चुनावी रण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया। लेकिन अब चुनावी चक्रव्यूह का 7वां चरण जीतने के लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 7वें दौर के संग्राम को लेकर बीजेपी, बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन सभी दल जनता को अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। यूपी के सियासी संग्राम को जीतने के लिए पूर्वांचल में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक बड़ा रोड शो किया। मोदी ने करीब 2 घंटे में 12 किलोमीटर का रोड शो किया। महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शो शुरू हुआ। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव के मंदिर में पूजा भी की। माथा टेककर चुनावी जीत का आशीर्वाद भी लिया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर मोदी इतने गदगद दिख रहे थे, मानो 56 इंच का सीना और चौड़ा हो गया हो। भाइयों बहनों, जब चुनाव शुरू हुआ तब मौसम ठंडा था, लेकिन जौनपुर पहुंचते पहुंचते तो पारा चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि सत्ता के स्वार्थ में डूबे हुए लोग विरोधवाद की ही राजनीति करने के आदी लोग कभी कभी मर्यादाएं खो देते हैं। वाराणसी सिर्फ मोदी के लिए ही खास नहीं है, क्योंकि यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर सभी सियासी दलों की निगाह गड़ी है। मोदी के मेगा शो के बाद यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक साझा रोड शो के जरिए वाराणसी की जनता को अपनी दोस्ती की ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की। राहुल और अखिलेश का मेगा रोड शो कचहरी अंबेडकर चौराहा से शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके को सपा और कांग्रेस के झंडों से पाट रखा था। दोनों दलों के समर्थक उत्साह से लबरेज थे। राहुल और अखिलेश के साथ डिंपल यादव की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में और जोश भरने का काम कर रही थी। लेकिन कई जगहों पर भीड़ में झड़प भी हुई, पथराव भी हुआ। लेकिन इस सब के बीच राहुल अखिलेश का रोड शो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। मोदी, अखिलेश और राहुल का रोड शो हो और मायावती चुपचाप बैठी रहें, भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है?
मायावती ने भी वाराणसी के रोहनिया में एक चुनावी सभा कर डाली। सबसे पहले पीएम मोदी के रोड शो को निशाने पर लिया और सीधा आरोप लगा दिया कि जनता को गुमराह करने के लिए रोड शो में बाहरी भीड़ को बुलाया गया था और ये भीड़ उन जिलों से आई थी जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं। मायावती ने कहा कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए भीड़ जुटाने से लोग वोट नहीं देते हैं। अपने विरोधियों पर मायावती ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तो वाराणसी की यानी कि आपके बनारस की स्थानीय भीड़ बहुत कम थी और उत्तर प्रदेश में तो जिन जिलों में चुनाव हो चुका है तो वहां की भीड़ ज्यादा थी। बाहरी जो भीड़ है वो आपकी रौनक तो कर सकती है, मीडिया में आपकी वाई जरूर कर सकती है, लेकिन बाहरी भीड़ आपको वोट नहीं दे सकती है। वोट तो स्थानीय भीड़ ही देने वाली है। आज इन दोनों पार्टियों का रोड शो के बारे में मुझे ये मालूम पड़ा है कि इन दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज्यादा भीड़ थी और जितनी भीड़ थी तो उससे कई गुना ज्यादा आपके इस चुनावी महारैली में भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। यूपी में 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब आखिरी यानी 7वें चरण का चुनाव बचा है, लेकिन उससे पहले सभी सियासी दिग्गजों ने पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यूपी में पूर्वांचल की बयार जिस सियासी दल की ओर बहती है, सरकार भी उसी की बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और अब काशी के कुरुक्षेत्र में आइए आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कमीशन जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे सभा नहीं करने दी थी। नामांकन के बाद जो रैली करनी थी पहले परमिशन दी थी, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं उन पर क्या दबाव आया, उन्होंने मेरी रैली कैंसिल कर दी। अब मैं नियमों का पालन करने वाला इंसान रहा हूं, मैं हाथ जोड़ करके चला गया। जब मतदान के दिन थे, 1-2 दिन पहले समय मांगा, तब भी इलेक्शन कमीशन ने काशी में मुझे जनसंपर्क करने से मना कर दिया, सभा करने से मना कर दिया। तब से मेरे मन में कसक थी कि काशी ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, मैं जनसंपर्क नहीं कर पाया, अपनी बात कभी नहीं बता पाया, उसके बावजूद भी काशी के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतने आशीर्वाद दिए और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और तब से मैं चाहता था कि मैं समय निकाल करके काशी की जनता के दर्शन करने का अवसर लूंगा और लोकतंत्र का ये पर्व, चुनाव, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया कि मैं जरा ज्यादा समय काशी में लगाना चाहता हूं, हर किसी के दर्शन करना चाहता हूं। और आज जब भोले बाबा के पास जा रहा था, जब काल भैरव के चरणों में जा रहा था, तो खुली जीप में निकला और जिस प्रकार से आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, मैं काशी वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज तो मैं वापस जाऊंगा, लेकिन कल शाम फिर से आऊंगा।
और कम से कम एक रात तो रुकना चाहिए। तो कल मैं रुकने वाला भी हूं। नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री हो, भले सांसद हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी है। जब हजारों कार्यकर्ता, हर उम्र के कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हो, तो मुझे भी कंधे से कंधा मिला करके कुछ घंटे उनके साथ काम करना चाहिए। एक कार्यकर्ता के नाते मेरी आदत भी तो बनी रहनी चाहिए ना, मेरी आदत भी तो बिगड़नी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं काशी में अपने भीतर के कार्यकर्ता को जिंदा रखने का हमेशा अवसर खोजता रहता हूं, और वो अवसर आपने मुझे दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। वाराणसी के टाउन हॉल से ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से वो काशी में जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर वो किस तरीके से अवसर ढूंढते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं कि वो अपने अंदर के कार्यकर्ता को जीवित रखें। सुबह रोड शो और शाम को एक चुनावी रैली को संबोधित। आज प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे जैसा कि उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में कहा, लेकिन कल फिर आएंगे शाम को, और कल का जो रात रुकने का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का वो भी उन्होंने आज इस चुनावी रैली में साझा किया है। ये जो भीड़ आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुबह की भीड़ है। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे थे, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और शाम को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो, संयुक्त रोड शो। और दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोहनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आज काशी में राजनीति के सभी बड़े दिग्गज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, आज वो सभी काशी में मौजूद हैं, वाराणसी में जुटे हुए हैं और एक एक मतदाता, एक एक वोटर तक अपनी पहुंच बनाने की पार्टी कोशिश कर रही है। वो कोई भी सियासी दल हो, हर सियासी दल एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो ये काशी का कुरुक्षेत्र है, और काशी का कुरुक्षेत्र हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय राजनीति के सभी दिग्गज नेता इस वक्त काशी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आज वाराणसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और तैयारी जो है वो हर मतदाता तक अपनी पहुंच बनाने की है। 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वां और आखिरी चरण जिसके लिए वोटिंग होनी है, उसके लिए सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वाराणसी में, काशी में जमघट लगा हुआ है सभी बड़े नेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक रोड शो किया और शाम को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने भी एक संयुक्त रोड शो किया है। और भीड़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीड़ उतनी ही नजर आई है कमोवेश जो सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नजर आई थी, वही शाम को अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो में भी नजर आई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है और बड़ी चुनौती यह है कि इस भीड़ को वोट में कैसे तब्दील किया जाएगा। ज्यादातर लोगों से इंडिया वॉइस की जो बातचीत हुई है उसमें ज्यादातर लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम देखने आए हैं अपने नेता को। जाहिर है सेलिब्रिटी हैं, बड़े नेता हैं, तो एक चार्म ये भी होता है लोगों का देखने का। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो भीड़ जुटी है इसे वोटों में कैसे तब्दील किया जाए। जाहिर है काशी का जो कुरुक्षेत्र है, जो उसका रण है, वो लगातार और ज्यादा बहुत ज्यादा उलझता जा रहा है। और ये जो कहावत है बार बार कही जा रही है
कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से और लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। जाहिर है सभी सियासी दल पूर्वांचल को इसलिए साध लेना चाहते हैं। एक पूरा खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ अनुराग यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ के बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। साथ ही अशोक देव समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन रजा आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ अमित खंडेलवाल जुड़ गए हैं, आप युवा नेता हैं और राजनीति में आप गहरी रुचि रखते हैं, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा अनुराग जी आप ही से, आज जो बनारस की जो तस्वीर नजर आ रही है, काशी आज जिस तरीके से नजर आ रहा है, जो गर्मी जो तपिश आज काशी में देखी जा रही है, क्या ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की वही आखिरी कोशिश है कि एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच बना लेना चाहता है? बहुत संक्षेप में कहें अगर और ठेठ अगर हम बनारसी अंदाज में कहें तो वोटर्स को दबोच लेना चाहती है पार्टी आज। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण है हर पार्टी के लिए। और सबसे अच्छी बात जो दिखाई पड़ रही है कि कोई भी दल, जो तीनों प्रमुख दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी किसी से कम नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा है। जिस पार्टी को या जिनके नेताओं को हम सुन रहे हैं, उनकी बातें, उनकी स्पीच और उनके कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये लग रहा है कि हर पार्टी नंबर 1 के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये जो तरीका है, ये जो प्रयास है उनका, ये बिल्कुल जो आपने कहा कि एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश है। हर पार्टी ये चाहती है कि हम हर मतदाता तक पहुंचकर अपना मैसेज उनको कन्वे कर दें और उनको जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके अपनाते हुए उनको अपनी ओर आकर्षित करें। बिल्कुल, ये हर नेता की कोशिश है, हर पार्टी की कोशिश है कि वो किस तरीके से एक एक मतदाता तक अपनी पहुंच को बना ले। और जाहिर तौर पर ये कोशिश हर नेता कर रहे हैं और हर पार्टियां कर रही हैं। मोहसिन रजा जी, आपसे मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि सुबह जो तस्वीर नजर आई थी, बहुत भीड़ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में और एक अच्छा खासा हुजूम नजर आ रहा था। लेकिन ये हुजूम, ये जो भीड़ है, ये जो मजमा लगा सुबह और आज जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो लगा हुआ है, ये वोटों में कैसे तब्दील होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक बात से करेक्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी का रोड शो नहीं था, वो जन दर्शन था। ठीक है, उन्होंने खुद, अभी आपने उनका भाषण सुना, अभी वो खुद बता रहे थे कि सुबह मैं जन दर्शन को निकला और उसके बाद मंदिर गया, तो उस रास्ते में जो जन दर्शन मुझे मिला, उनका सबका धन्यवाद अदा किया उन्होंने। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, ये जनता का उनके प्रति, अपने हीरो के प्रति प्यार था। ठीक है, ये जन दर्शन था। और अगर ये जन दर्शन उनका था जो अपने हीरो को इस तरह से प्यार दे रही थी जनता, तो यही जनता वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको बुलाया गया था। ये खुद से अपने हीरो के लिए जन दर्शन में आए थे और उस बात को प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा और उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद करते हैं काशी की जनता का कि अपार प्यार दिया है उन्होंने। तो ये कन्वर्ट होगा वोट में अपने आप। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि 5 चरण के चुनाव में जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी के विकास को और नरेंद्र मोदी जी को, वो बिल्कुल तय हो चुका है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी वो तो 11 मार्च को पता की चलेगा। बन चुकी है। अब ये जो चरण बाकी है, ये बोनस होगा जनता की तरफ से। ठीक है। और उसका अभिनंदन, उसका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जी कल रुकेंगे वहां पर। ठीक है, ठीक है। अशोक देव जी, आप चूंकि जो भीड़ नजर आई है उसी रास्ते से कमोवेश गुजरा है गठबंधन का भी जो यूपी विजय रथ है, और जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव और साहब की पार्टी के बड़े नेता उसके अंदर नजर आ रहे थे। भीड़ के लिहाज से अगर बात करें तो वही भीड़ फिर से उतनी भीड़ नजर आ रही थी। ये भीड़ कहां से आ गई? सुबह भी वाराणसी के इतने लोग उमड़ पड़ते हैं, शाम को भी वाराणसी के इतने लोग उमड़ पड़ते हैं, भीड़ जुट रही है, अच्छा लग रहा है, मीडिया कवरेज है, और लेकिन ये तस्वीरें अच्छी तो लग रही हैं, वोटों में कैसे तब्दील होंगी? अनूप जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उनको बहुत याद आती है बनारस की। 3 दिन के लिए रुक रहे हैं, कल भी आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 3 साल तक क्यों नहीं उनको याद आई बनारस की? तब तो इन्होंने रात्रि विश्राम नहीं किया, तब तो उनको जनता की याद नहीं आई। ठीक है, चुनाव भी तो है जान चुके हैं भाई, उसमें आप इतना टेक्निकल क्यों जा रहे हैं? खासतौर से बनारस की सीट आ रहा है,
इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरी चीज जो भीड़ की बात कर रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा आकर के चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। उसमें 50% से ज्यादा भीड़ जो है बाहर के लोग हैं, जो मतदाता नहीं है। रह गई बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 5 साल क्या किया है, तैयारी किया है। जैसे एक बच्चा तैयारी करता है एग्जाम के लिए, हम जो है अपनी स्कीम लेकर के आम जनता तक गए, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए। तो हमने 5 साल पूरी तैयारी किया, तो हमें डर नहीं है किसी बात की। हम जानते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आराम से हम हल कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 साल में कुछ नहीं किए, इसलिए डरे हुए हैं और ये जानते हैं कि कर नहीं पाएंगे, इसलिए इधर उधर की मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी बहुत संक्षेप में, उसके बाद मुझे अमित खंडेलवाल के पास जाना है। जो बात कह रहे हैं अशोक देव की, एक बच्चा है, उस बच्चे ने 5 साल तैयारी की है और ये उसका एग्जाम है और वो उस एग्जाम में पास होगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर, मोहसिन रजा जी। देखिए, बच्चा है, पास होगा, अभी बच्चा ही रहेगा, अभी उसको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, जो गलतियां की हैं उसको बताया जाएगा और उसी के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ताकि वो और सीखे राजनीति में। 3 साल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बलात्कार के आरोपी नेताओं को आपके मंत्री बलात्कारी थे, ठीक है, उन्होंने के साथ बलात्कार किया, ठीक है, प्रधानमंत्री जी पूरे ठीक है अशोक देव जी, मोहसिन रजा, ठीक है, ठीक है। अमित खंडेलवाल, आज जिस तरीके का नजारा नजर आया है वाराणसी में, और सुबह भी उतनी भीड़ नजर आई और कहा जा रहा कि ये वाराणसी की पब्लिक है सारी की सारी, और शाम को भी उतनी भीड़ नजर आई, ये भी कहा जा रहा है ये वाराणसी पब्लिक है सारी। कहां से आ गई वाराणसी में इतनी? वाराणसी के अंदर इतनी आबादी नहीं है, ये सारी भीड़ वो भीड़ है कि जो 5 चरणों के चुनाव आ रहे हैं। मोहसिन रजा आ रहे हैं आपके पास। जो 5 राज्यों के जो 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसके अंदर जो कार्यकर्ता वगैरह खाली हुए हैं, उन सबके लिए बनारस में बुलाया गया है और यहाँ पे आकर के सिर्फ ये दिखाया जा, मतलब सिर्फ अपनी बाहुबली दिखाई जा रही है। और रही बात हमारे अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी का तो यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाना बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एमपी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब प्रधानमंत्री जी जिस जगह के एमपी हैं, उस जगह पे हमारे मुख्यमंत्री जी का तो अपना प्रदर्शन करना बनता है भाई, क्योंकि उन्हें कल को मुख्यमंत्री वही आरोप तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोहल्ला में लगाया कि जो भीड़ जुट रही है दरअसल ये भाड़े की भीड़ है, ये कहना बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। और वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि यही भीड़ नजर आती है सुबह भी, यही भीड़ नजर आती है शाम को भी। रंग बदल जाते हैं, टोपी के कलर बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर वाराणसी में इतने लोग कहां से आ गए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे काशी के इस कुरुक्षेत्र की राजनीति को, कि आखिर पूर्वांचल को साधना इतना जरूरी क्यों हो गया है, जब बीजेपी इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि ये तो हमारे लिए बोनस वोट बैंक होगा। आपने जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वां चरण और आखिरी चरण बाकी है और उसके लिए काशी में जमघट लगा हुआ है दिग्गज नेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ये तमाम बड़े नेता इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी से निशाने पर लिया जा रहा है 7वें चरण को, जो आखिरी चरण है जिसमें अब मतदान होना है 8 तारीख को। और निशाने पर वो तमाम मुद्दे रहेंगे, हमारे निशाने पर भी उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लेकर नोएडा स्टूडियो तक बना हुआ। एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अनुराग यादव, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, अशोक देव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मोहसिन रजा, प्रवक्ता बीजेपी के, और अमित खंडेलवाल, युवा नेता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहला सवाल अनुराग जी आप ही से है। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं और पूर्वांचल के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि यहां पर व्यक्ति को देखा जाता है, व्यक्ति की पॉलिटिक्स होती है, पार्टी की पॉलिटिक्स पर हावी होता है व्यक्ति की पॉलिटिक्स। लेकिन मुद्दे की भी बात हम करेंगे। मुद्दे क्या हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार जो आज से शुरू हो गया है चुनाव का प्रचार, मुद्दे क्या रहेंगे पूर्वांचल के? अनुराग जी। देखिए, मुद्दे तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, हाँ, हर दल उन चीजों से बच रहा है। अच्छा। और ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि जैसे? वो आरोप प्रत्यारोप पर कौन से जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का है। हाँ। और बेरोजगारी के चलते पूर्वांचल से बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है। हाँ। जो दिल्ली, बॉम्बे, दूसरे देशों तक लोग यहाँ से
रोजगार के तलाश में जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ युवा के लिए कि यहाँ पर अगर रोजगार उपलब्ध हो तो ये पलायन पूर्वांचल का रुक जाए और लोग यहीं पर अपने घर में रोजगार हासिल करके यहीं पे रह सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है एक स्वास्थ्य समस्या की। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो अभी पूर्वांचल में नहीं मिल रही हैं। आपने देखा होगा जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसा रोग वो हर साल हजारों बच्चों को निगल लेता है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वाराणसी और वहीं पर एम्स की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन 3 साल हो गए अभी तक एम्स की मांग वो पूरी नहीं हुई। और आप अगर देखें तो पूर्वांचल से सबसे ज्यादा लोग इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई या लखनऊ के जो हॉस्पिटल्स हैं, नहीं तो फिर दिल्ली की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे मुद्दे हैं हाँ, मूलभूत जो जरूरतें हैं जो आम जन से सरोकार रखने वाली हैं, और इसका सीधा मैं जवाब सबसे पहले अशोक देव जी आप ही से लूंगा। एक बेरोजगारी का मसला है। 5 साल आपकी सरकार रही है और 2.5 से 3 वर्ष तकरीबन केंद्र में मोदी सरकार को हो गया, और दोनों ही नेताओं ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़े वादे किए गए थे, और कितना वो रोजगार कम हुआ, रोजगार मिला लोगों को, कितनी बेरोजगारी कम हुई है, ये उत्तर प्रदेश की आवाम बेहतर समझती है। लेकिन सवाल आपसे है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने क्या किया उस पर रुख साफ करना पड़ेगा। इंसेफ्लाइटिस एक बड़ा मुद्दा है जिसमें हजारों बच्चों की उसमें मौत हो चुकी है। खुद गोरखपुर में 400 से 500 से ज्यादा एक ही अस्पताल में मर चुके हैं। इसके अलावा साड़ी उद्योग है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। 31 में से 21 चीनी मिलें बंद। ये तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे लगते हैं, लेकिन दरअसल ये आम जन से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं जिनसे सीधा संबंध आम लोगों का होता है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये उपलब्धियां क्या गिनाएगी कि हमने क्या किया इन तमाम मुद्दों पर जिनसे आम जन जूझ रहा है? अशोक देव। अनूप जी, सबसे पहले रोजगार की बात की आपने। रोजगार की बात बता रहा हूं कि पिछले सरकार में 2012 में जब उत्तर प्रदेश सरकार आई थी उसके पहले स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 2012 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देना शुरू किया। हम अभी तक 5 लाख से ज्यादा रोजगार दे चुके हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से है जो अधीनस्थ है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, या पावर आयोग से है, या सहकारी आयोग से। इसके अलावा हमने शिक्षकों की भारी मात्रा में भर्ती किया है, 1.5-2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती हुए। और पुलिस भर्ती आप देखे होंगे, पुलिस भर्ती 40,000 के लगभग हमने किया है। लेकिन यही बात हम वादा किए थे, वादा पूरा किए, लेकिन केंद्र की सरकार भी वादा की थी, उसने क्या किया? आप मस्तिष्क ज्वर की बात कर रहे हैं। देखिए, मस्तिष्क ज्वर ठीक है, बहुत जो है ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बीमारी है, और केवल ये उत्तर प्रदेश ये तो मुद्दा नहीं बन रहा ना तो बीजेपी मुद्दा बना रही है, ना बहुजन समाज पार्टी से मुद्दा बना रही है, ना आपकी सरकार है, आपने इसे उस तरीके से ये हुंकार क्यों नहीं सुनाई दे रही? इंसेफ्लाइटिस की हुंकार चुनावों में क्यों नहीं सुनाई पड़ी? ये एक गहन चिंता का विषय है। ये अनूप जी, जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बाल चिकित्सालय जो है की स्थापना किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जिससे बच्चों का त्वरित इलाज हो सके। 1098 के तहत बच्चे जो है अगर बीमार पड़ते हैं तो तुरंत उनके नजदीक के एचपीसी और सीएससी मेडिकल सेंटर पहुंचाया जाता है, और वहां पे जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं वो जीपीएस सिस्टम के तहत। अगर आप लोगों ने इसमें के काम कर दिए तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कोई एहसान कर दिया? चुने क्यों गए थे आप? आपको ये नहीं मालूम चुने क्यों गए थे? मुख्यमंत्री बनने से पहले सोचते कि हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बन क्यों रहे हैं? ये कोई मुद्दा होता है कि हमने साहब अस्पताल, हमने जो है अस्पताल खुलवा दिया? एक अस्पताल होना चाहिए यहाँ पे होनी। बिल्कुल, ये तो अशोक देव जी ये तो जिम्मेदारी थी ना, ये तो जिम्मेदारी थी। कम से कम वोट दिया किस लिए गया था? चाहिए थे इस वाले पूरे यूपी। सवाल तो ये है ना कि जिस वाराणसी को लेकर के इतना हल्ला है, जिस वाराणसी में, उस वाराणसी के साड़ी उद्योग को क्या हो गया? मुबारकपुर के साड़ी उद्योग को क्या हो गया? मऊ के साड़ी उद्योग क्यों चीनी मिलें बंद पड़ी है? ये इसका जवाब कौन देगा? अशोक देव जी, इसका जवाब कौन देगा? अरे जवाब तो लीजिए अनूप जी। हाँ। आप चीनी मिल की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी में जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हमने 35 नई चीनी मिलें की स्थापना किया था उत्तर प्रदेश में। आप मुझे लेकिन बीएसपी सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हैं, ये कब खुलेंगी? मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। हाँ। मायावती गवर्नमेंट ने 25 चीनी मिलें बेचने की तैयारी की, जिसको मुख्यमंत्री जी आगे तुरंत एमओयू कैंसिल किए, और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसको चलाने की भी तैयारी की जा रही है। आजमगढ़ में सचिवालय मिल शुरू हो गया है। पिछले 5 साल कम थे। पिछले जो आपके 5 साल थे वो आपके पिछले 5 साल कम थे। अब आपको आगे कितने साल और चाहिए? कितने साल और चाहिए कि चीनी मिल चलाने बताइए आपको? मेरी बात का आज देश का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
देश का सबसे अरे बड़ा उसी चीनी उत्तर प्रदेश से तो उत्पादन सवाल है, आप बाहर के सवाल लिए टाल आप गए। लोगों के द्वारा क्या मोहसिन किया रजा गया? जी, मोहसिन बाहर रजा के जी, लिए कई आपके सारी द्वारा क्या किया बातें, गया? कई सारी बातें अशोक देव कर रहे हैं। रोजगार की बात उन्होंने की कि हमने इतना रोजगार दिया है। चीनी मिलों की बात कर रहे हैं कि जो नेताजी के जमाने से खुली थी उनको हमने चरम पर ले जाने का काम किया। हालांकि यथास्थिति क्या है उससे उत्तर प्रदेश वाकिफ है। क्या मुद्दे बीजेपी की तरफ से रहेंगे इन तमाम उपलब्धियां जो सरकार गिना रही है? मोहसिन रजा। देखिए अनूप, हमारे करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। अगर हमने विकास देश में और प्रदेश के लिए ना किया होता और ना हमारी मंशा होती तो आज जो हमें जन समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में ये कतई ना मिलता। और जो इतना विचलित हो रहे हैं सब आएंगे। अमित आते हैं आपके पास। मोहसिन रजा अपनी बात पूरी करें जी। मोहसिन रजा जी, मैं जो बात कह रहा हूं कि ये एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गंभीर है वो एंसेफ्लाइटिस का मुद्दा है। उसको लेकर पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया था और 5 साल अखिलेश सरकार भी रही, उन्होंने भी नहीं, आपने मदद नहीं किया। और आगे अशोक देव जी सुन तो लीजिए पहले। अशोक देव जी सुन तो लीजिए। हाँ, और आज भी जब सरकार छोड़कर जा रहे हैं हाँ, तो इन्होंने कोई उसका इंतजाम नहीं किया है। वो तो जो सरकार इन्हें छोड़ केंद्र करके से जा रहे मदद हैं, तो आई, आप आ रहे हैं। 1 लाख आ रहे हैं, अमित आ रहे हैं आपके पास। आप यहाँ पे अमित आ रहे हैं आपके पास। राज्यों से उसका सही इन्होंने यूटिलाइजेशन नहीं किया, दुरुपयोग किया। और पूरे यूटिलाइजेशन उत्तर आपके प्रदेश द्वारा के ठीक अंदर- हो रहा है क्या? ये देश के अंदर आ रहे हैं, अमित आ रहे हैं जो आपके ठीक पास। है? जी मोहसिन रजा। अमित जी, आप नेता हैं, आप प्रश्न मत उठाइए। मजेदार बात तो यही है कि मैं नेता ही तो अरे- नहीं हूँ। अगर मैं नेता होता तो बात ही क्या है, मैं भी किसी पार्टी से आता इस बात का नहीं। जवाब मांगता हूँ। भाई आ रहे हैं, अमित आ रहे हैं आपके पास। मोहसिन रजा आप अपनी नेता बात ही पूरी तो करिए। नहीं हूँ मैं। आ रहे हैं अमित, आ रहे हैं आपके पास। मोहसिन रजा अपनी बात पूरी करिए आप। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी, जी। वरना आप सवाल करिए तो एंकर से करिए। हाँ, पत्रकार सवाल उठाते अरे हैं। मोहसिन रजा जी आप अपनी बात पूरी करिए। आप क्यों वक्त जाया कर रहे आप हैं? पहले तरीका सीख लीजिए। मोहसिन रजा जी आप अपनी बात तो पूरी करिए। मैं तरीका सीखता रह जाऊंगा, पूरे देश का दुर्भाग्य हो जाएगा। भाई आप ऐसे- सारी आप सब कुछ जो ऐसे है वो चर्चा आप नहीं हो प्रदेश पाएगी। सरकार पे डाल दीजिए। अरे और प्रदेश अमित सरकार पे- खंडेलवाल जी आ रहे हैं सेंटर आपके पे- पास। आ रहे हैं आपके पास। मोहसिन रजा जी अपनी बात पूरी करिए आप। उस विश्वास के साथ हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है। और हमने कहा है कि हाँ। किसानों का मुद्दा हताश ठीक है। निराश है। हम फौरी सरकार बनाएंगे। ठीक है। हम उनके 30 दिनों के अंदर और जो बड़े कर्जे हैं वो माफ करेंगे। ठीक है। नौजवानों के लिए नौकरियां लाएंगे। हाँ, और सेंट्रल में रह करके आप यहाँ पे कोई नौकरी ठीक नहीं है, ला लेकिन सकते। ये सेंट्रल ठीक में है, रह करके ठीक आप ये है। नौकरी नहीं ला सकते ठीक है। हैं। अमित खंडेलवाल, सेंट्रल में अमित रह- खंडेलवाल, अमित सेंट- खंडेलवाल, सेंट्रल- जब इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं होती, हमने देखा कि दूसरे तीसरे चरण के बाद हुआ क्या है कि बयानबाजी हुई है। इधर से योगी आदित्यनाथ का बयान कि कब्रिस्तान और करबला बनेंगे, सपा और बसपा की सरकार आएगी, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। उधर से आजम खान का भी कुछ ऐसा ही बयान, सेंटर और के इसी तरीके अंदर साक्षी बैठ महाराज करके का। आप इस कोई तरीके के बेरोजगार- बयान, अमित खंडेलवाल सवाल सुन ले, इस तरीके के बयान जब आते हैं क्या वाकई लगता है कि मुद्दे से कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा भटक जाता है? ये अमित सब खंडेलवाल। कुछ, ये सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां से जितना भी वो बयान दे रहे हैं आदित्यनाथ, वो अच्छे बयान नहीं देते हैं। उन्हें अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। देश के अंदर ये बातें नहीं रखनी चाहिए। जब भारत देश है, जिस देश के अंदर दो संप्रदाय रह रहे हैं, या तो वो रहेंगे या फिर आप अपना विजन क्लियर कर दीजिए कि इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे। या तो अपना विजन क्लियर कर दीजिए। आज कब्र नहीं होनी चाहिए तो समाधि क्यों होनी चाहिए? आज अगर कब्र नहीं है तो समाधि क्यों बनती है संतों की? इस बात का आप जवाब दे पाएंगे? ठीक है, ठीक है। मोहसिन रजा जी, एक सवाल तो ये उठता है कि देखिए, बहुत ही मैं चाहूंगा कि आप बहुत सीनियर नेता हैं पार्टी के, आप बहुत जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं उतारा गया, बीजेपी ने नहीं टिकट दिया। विधानसभा चुनाव में भी कमोवेश यही स्थिति है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा के चुनाव में नहीं उतारा गया। लेकिन वही बीजेपी जब बुर्के को लेकर राजनीति करती है कि बुर्का जो नशी महिलाएं, बुर्का नशी महिलाएं, वो जब वोट डालने जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए। तो एक सवाल उठता है ना कि आपने घूंघट वाली महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने पुरुषों का जिक्र क्यों नहीं किया कि पुरुष भी फर्जी मतदान डाल सकते हैं? क्या वोटों के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स पूर्वांचल में हो रही है? मोहसिन रजा। हंसने से काम नहीं चलेगा हुजूर। अमित खंडेलवाल सुन लेते हैं पहले जवाब। मोहसिन रजा। और 2 मिनट आप भी बात, अमित जी ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। जी, जी। अभी आप युवा हैं,
आपको आगे और देश के लिए काम करना है, बात को पूरी सुन लीजिएगा। युवाओं के तो मुंह पे तमाचा मारा गया है। अमित हमारे यहाँ पे खंडेलवाल, जवाब तो ले लीजिए पहले। 24 सीटों के अंदर अरे, हमारे यहाँ पे ठीक है, एक भी युवा के लिए कोई ठीक टिकट नहीं दिया है, ठीक है गया। अमित खंडेलवाल जी, उन्हीं से जवाब ले रहे हैं मोहसिन रजा जी से। मोहसिन रजा जवाब दीजिए। सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं और इसको टिकट से मत जोड़िए। नहीं, जिन राज्यों भाई, में हमारी सरकार है, 24 रजा जी, सीटों बहुत पे माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं दिया गया। मोहसिन महिलाओं के रजा आप जी, नहीं है, युवाओं के आप नहीं है, मुस्लिमों के आप नहीं है, तो आखिर आप लोग हैं किसके? प्रवक्ता की हैसियत से अरे बोल आप रहे हैं। आखिर मतदाता के भी नहीं है। आप लोगों के लिए ना मतदान की नहीं, नहीं। आवश्यकता है, ना आपको मतदान अमित की खंडेलवाल जी, आवश्यकता है। आप लोगों को अमित जितनी खंडेलवाल भी जी आ रहे हैं आपके आवश्यकता पास। है, आप लोगों को जितनी भी आवश्यकता है वो सिर्फ आवश्यकता गुलामों की है। अमित आप खंडेलवाल जी आ जानते रहे हो कि हैं सारा आपके युवा देश पास। का, सारी महिला देश की ओहो। सिर्फ आपकी नारेबाजी कर अरे नहीं, ऐसे चर्चा। अमित खंडेलवाल जी आ रहे हैं आपके पास। किसी के सर्टिफिकेट की नहीं, हम मोहसिन सबका रजा जी, साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। मोहसिन रजा युवाओं जी, के माफी के पास साथ। क्या है? विकास के लिए आपके पास अमित क्या है? खंडेलवाल। महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? आप प्रदेश में सरकार बना करके ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन महिलाओं को सुरक्षा देंगे। सेंट्रल में बैठ करके आप सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? सेंट्रल में आप क्यों बैठे हुए हैं? आप बार बार ये कह रहे हैं हमारी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अगर आपकी 5 राज्यों में से अगर 3 राज्यों के अंदर अगर सरकार नहीं आती तो क्या आपके प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे? हम उत्तर प्रदेश पर ही रहे। मुस्कुराने से काम नहीं चलता है। यहाँ पूछिए एक मतदाता का क्या हाल है। पूरे देश का मतदाता आज यहाँ पे भ्रमित है। चलिए, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। मोहसिन रजा जी, अमित खंडेलवाल जी, आप दोनों को ही मैं माफी के साथ रोक मन रहा की हूँ। बात आप अनुराग अपनी तो अग्रवाल, बार-बार कहोगे। अनुराग जी, मतदाता के भी तो मन में जाकर ठीक है, देखिए। ठीक है अमित खंडेलवाल, ठीक है, आपका गुस्सा जायज है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल अलग है। अनुराग अग्रवाल जी, क्या वाकई वोटों की ध्रुवीकरण, जो सवाल मैंने मोहसिन रजा जी से पूछा था, लेकिन चूंकि वक्त जाया हो गया, उस जवाब मैं लूंगा अभी आगे, लेकिन अनुराग अग्रवाल सवाल आपसे, क्या वाकई पूर्वांचल में कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है? मैंने इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ा कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, और अब बुरके पर पॉलिटिक्स की, बुरका नशी महिलाओं की जांच पड़ताल हुई, एक ध्रुवीकरण, एक सवाल तो उठता है। अनुराग अग्रवाल, देखिए अनूप जी, पहले तो मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं अनुराग अग्रवाल नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज ये जो मैं अब आपकी बात पर आता हूं कि जब हम जनता के मुद्दों से भागते हैं, जब हम उनको अहमियत नहीं देते हैं, तब हम ध्रुवीकरण और ऐसी चीजों को अपनाते हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे कि हर नेता की रोड शो और जनसभा में भीड़ उमड़ रही है, तो नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि अब जनता हमें बहुत ध्यान से सुन रही है और ये भीड़ वोटर में तभी तब्दील होगी जबकि उसके मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर कोई बात की जाएगी। और ऐसा होता हुआ अगर नहीं दिखा तो आप पहले भी देखिए, कई राज्यों में चुनाव हुए, बहुत भीड़ उमड़ी, लेकिन वोट नहीं मिले, क्योंकि जनता के मुद्दे, जनता की समस्याओं को किसी भी दल ने तवज्जो नहीं दी। अगर आप जनता के मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे, उनकी जगह दूसरी बातें करने की कोशिश करेंगे, जनता की समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, तो निश्चित मानिए कि जनता आपको सुनने के बाद वो अंतिम समय पर अपना निर्णय लेगी। भीड़ से और ये रोड शो से, इन चीजों से अब मतदाता भ्रमित होने वाला नहीं है। वो अपनी जरूरतों को, अपनी समस्याओं को बहुत गंभीरता के साथ देखा। भ्रमित करने का प्रयास तो पूरा कर ही सकते हैं, माई भीख नहीं देगी, झोली तोड़ना छीन लेगी। प्रयास तो कर ही सकते हैं हम लोग कि जितना कर मिल रहा उतना प्रयास अपना करा जा रहा है। मतदाता करो अमित खंडेलवाल, वो तो तमाम ये हक है, सभी राजनेताओं का हक है, हर राजनीतिक दल का हक है। लेकिन मोहसिन रजा जी, आज चूंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कल शाम को फिर आएंगे वाराणसी में, वाराणसी की तरफ से यह सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनावी रैलियां हुई हैं, अखिलेश सरकार को निशाने पर लिया है। क्या वाराणसी में प्रधानमंत्री के पास वाराणसी के लिए कुछ गिनाने के लिए भी होगा? मोहसिन रजा, मन की बात है तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अमित खंडेलवाल एक मिनट पहले जवाब देने, पहले अमित जी से पूछ लीजिए। अमित जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ लेने दीजिए। आप एक प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, आप पहले अपने को देखिए, अपने मोहसिन रजा जी, और फिर बात करिए। सवाल से नहीं, मोहसिन रजा जी, आप प्रधानमंत्री देश को ना मिला है ना मिलेगा। नहीं, देश के आखिरी आदमी तक की चिंता है। आज तक आखिरी आदमी की चिंता कोई नहीं करता। देश में लोगों के, एक मिनट, अमित खंडेलवाल आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट। 2014 की तरफ चला गया लेकिन मोहसिन रजा जी, 2014 की तरफ चला गया है। नहीं, ये 2017 है मोहसिन रजा जी, 2014 नहीं है। ये 2014 की मोदी लहर नहीं है, इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं।
इसीलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे मोहसिन रजा जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हर जगह जब रैली करते हैं तो अखिलेश यादव सरकार को निशाने पर लेते हैं, जाहिर तौर पर उन्हें लेना भी चाहिए, लेकिन वाराणसी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या वाराणसी के लिए बीते 2.5-3 वर्षों में वाराणसी की आवाम ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री यहां भी अखिलेश यादव सरकार को निशाने पर ही लेंगे या कुछ गिनाने के लिए भी है? मोहसिन रजा, किरण अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी, हाँ। इसके सिवा कोई नहीं है। अगर आप लोगों की 5 राज्यों में से 3 में अशोक सरकार देव जी नहीं बनेगी तो क्या आपके प्रधानमंत्री इस्तीफा ठीक दे है। देंगे? ठीक है, अपनी नहीं जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? हाँ, देश की जनता ने उन्हें नकारा है। भाई आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अभी सियासत सीखो थोड़ी सी। अरे वो ही तो सीख रहा हूँ, उस अमित सियासत खंडेलवाल को तो चेंज करना भाई, है। आ रहे हैं अमित खंडेलवाल आपके पास आ रहे हैं। अशोक देव जी, हर जगह यही सवाल मैंने मोहसिन रजा जी से किया, हर जगह गिनाने के लिए बहुत कुछ रहा, अखिलेश यादव के पास तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन वाराणसी का एक प्रकरण है कि जब बिजली का मुद्दा आया कि बिजली नहीं आती है, मुख्यमंत्री ने कहा आप बिजली के नंगे तार को छू कर देख लीजिए, पता चल जाएगा करंट है या नहीं है। वाराणसी की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है और उसी वाराणसी में अखिलेश यादव डंके की चोट पर कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आती है। क्या वाकई यहां आपको लगता है कि कुछ प्रधानमंत्री के लिए भी होगा, कुछ काम है गिनाने के लिए, या आपको लगता है कि हर काम अखिलेश यादव ने किया है? अशोक देव, नहीं सुन पा रहा। अशोक देव जी, अरे हमने पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, बहुत थोड़े से गांव रह गए हैं, वो भी केंद्र सरकार पूरा कर देगी। उत्तर प्रदेश में जहां जहां बिजली नहीं थी वहां पहुंचाई। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मोहसिन रजा जी, मेरा सवाल ये अशोक देव जी से है। मोहसिन रजा जी आ रहे हैं आपके पास। मोहसिन रजा जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, ये सवाल मेरा अशोक देव जी से है। मोहसिन रजा जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, प्लीज। मोहसिन रजा जी, ये सवाल मेरा अशोक देव जी से। अशोक देव जी, आपसे मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बिजली के तार वाला जो जिक्र किया था कि नंगे तार छू कर देख लो, पता चल जाएगा बिजली आती नहीं आती है, डंके की चोट पर मुख्यमंत्री ने कहा वाराणसी में 24 घंटे बिजली देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है कुछ उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की भी गिनाने के लिए? क्योटो बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी। अनूप जी क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। ये वाली आवाज वो कह रहा है हमें नहीं सुनाई दे रही है। अशोक देव जी, मेरा सवाल यह है कि बिजली के जिन तारों को छूने की बात मुख्यमंत्री ने की थी, वाराणसी में 24 घंटे बिजली की बात की जा रही है, बीजेपी तो इसे भी नकार रही है। बिजली के जिन तारों को छूने की बात की थी तो क्या वो सही? चलिए, आवाज थोड़ा नहीं पहुंच रही है, हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे और ये सवाल तो पूछेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जिन बिजली के तारों को छूने की बात की थी और डंके की चोट पर कहा था कि वाराणसी में 24 घंटे बिजली आती, बीजेपी तो इसे भी नकार रही है, इसलिए आखिर हकीकत है क्या? रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए होंगे फौरन हाजिर। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो काशी कुरुक्षेत्र बन गया है। सभी बड़े नेताओं ने काशी में डेरा डाल लिया और निशाने पर है 7वें और आखिरी चरण का जो मतदान होना है 8 तारीख को और 11 मार्च को नतीजे आएंगे। स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कितने पानी में है और लखनऊ में आखिर राज तिलक होना किसका है। फाइनल कमेंट हम लेंगे क्योंकि अब चर्चा हो चुकी है और फाइनल कमेंट लेने के लिए हमारे पास जो हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और सबसे पहले अनुराग यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, पिछली बार तो लोकसभा में हमने देखा था एक लहर थी, समझ में आ रहा था हाँ हवा मोदी की तरफ बह रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ हवा पता नहीं चल रही। फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इस बार कोई भी लहर नहीं है और कुछ भी किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज ये रही कि अगर हम पहले चरण से देखें तो चुनाव में जो मुद्दे उठे, मुद्दे जो जरूरी थे वो उठ नहीं पाए और ये आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा चुनाव आखिरी फेज तक आ गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए और इसमें मुद्दे नहीं हो पाए, मुद्दे नहीं हुआ है मुद्दे। अमित खंडेलवाल, फाइनल कमेंट आपका। अमित खंडेलवाल। हाँ, यहाँ पे मैं बस ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूंगा
कि मेरे देश के अंदर मंदिर मस्जिद का मुद्दा कब खत्म होगा और मेरे देश में वो मुद्दा कब शुरू होगा जिस दिन विद्यालय का मुद्दा शुरू होगा और अस्पतालों का मुद्दा शुरू होगा। बिल्कुल, आम जन से सरकारों को सरोकार सारा रखने वाले- ध्यान इस विषय पे देना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, चिकित्सा कैसे बेहतर हो, सुरक्षा कैसे बेहतर हो, सुविधा कैसे बेहतर हो, एक व्यापारी कैसे खुल करके व्यापार कर वक्त की सके। कमी है मेरे पास चूंकि, और मुद्दे यही हैं मुद्दे यही हैं कि आम जन से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर आखिर पॉलिटिक्स कब होगी। उम्मीद की जा रही है पूर्वांचल का जो रण है इसमें आम जन से सरोकार रखने वाले मुद्दे होंगे। वक्त की कमी है अशोक देव जी, बहुत माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहसिन रजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराग यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित खंडेलवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इंतजार है 7वें और आखिरी चरण का, और आप वोट जरूर करिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।